हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 मतलब साइंस 2 में हमारा पहला लेसन चल रहा था आनुवांशिक और उत्क्रांति, जिसमें हम लोग जो ये तीन टॉपिक पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग उत्क्रांति का प्रमाण, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, लामार्कवाद, जाति का निर्माण, ये हम लोग जो है इस वीडियो में आज हम देखेंगे ये टॉपिक। तब यहाँ पर हमारा देखो उत्क्रांति का सिद्धांत, ये क्या दिया हमारा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम सजीव जो है जीव मंडल पर पृथ्वी पर समुद्र के निर्माण से हुआ। कालांतर में अनेक के बाद यहाँ पे जीव धर्म में एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ और इससे एक कोशिकीय सजीव क्रमशः परिवर्तन हुआ और विशाल और जटिल सजीव विकसित होते गए। फिर यहाँ पर ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार हो रहे थे। तो यह इस विकास की समावधि लगभग 300 करोड़ वर्ष की थी। तो यहाँ पर जो है सजीव के बदलाव और विकास की सर्वव्यापी व सभी अंगों में होता गया और इसी में अनेक प्रकार के सजीव अस्तित्व में आए। इस कारण पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं, जो संगठनात्मक उत्क्रांति है। भिन्न रचना भिन्न कार्य वाले पूर्वजों से वनस्पतियों प्राणियों की प्रगतिशील विकास की उत्क्रांति हुई। उत्क्रांति का प्रमाण, उत्क्रांति के नियमित होने वाले परिवर्तन, अखंडित प्रक्रिया सिद्ध करने वाले प्रमाण जो है उपलब्ध है। अब यहाँ पे देखो बाह्य रूपी प्रमाण है। यहाँ पे देखो कुछ तुम्हें जानवर दिख रहे हैं। ये सब जो जानवर है इसके मुख की रचना देखो, इनका मुंह जो है, इनकी आँखों का स्थान, इनका नाक के छिद्र, कान की रचना, शरीर के ऊपर जो घने बाल हैं, ये सब समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती है। मतलब उनका जो है मुंह देखोगे, आँख के जो है स्थान देखोगे, नाकों का छिद्र जो देखोगे, ये सब मतलब क्या है। और जो बाल हैं तो ये सब क्या होती हैं, विशेष प्राणियों में समान रूप से दिखाई देती हैं। फिर अब हम यहाँ पे फलों का देखेंगे तो क्या होगा, पत्तियों का आकार, शिरा विन्यास, पर्णदंड, पत्तियों की रचना, ये समान विशेषताएं वनस्पतियों में भी दिखाई देती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो समूह में समानता है, यानी कि इनका उद्गम समान है, वे एक ही पूर्वज से उत्क्रांति हुए होंगे, यह सिद्ध होता है। मतलब इनके पूर्वज एक ही हैं। तो ये हमारा कौन सा रूप प्रमाण था, बाह्य रूपी प्रमाण। अभी हमारा दूसरा क्या है, शरीर विज्ञान का प्रमाण। शरीर विज्ञान का प्रमाण मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसमें जो है देखो मानव का, यहाँ पर देखो आकृति में क्या दिया, मानव का हाथ, ये मानव का हाथ है। बिल्ली का पैर, ये बिल्ली का पैर है। चमगादड़ का पंख, ठीक है, चमगादड़ का पंख। और देव मछली जो होती है ये उसके जो है पर हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से कुछ समानता दिखाई नहीं देती है। ऐसे तुम देखोगे नॉर्मली उनको अलग से, अगर मनुष्य का हाथ देखे, बिल्ली का पैर देखे, चमगादड़ के पंख देखे, तो तुम्हें सब कुछ अलग ही दिखेगा। लेकिन जब हम लोग उसकी आंतरिक रचना देखते हैं, उसके अंगों के कार्य में भी भिन्नता है, उनके जो कार्य है वो भी भिन्नता है, लेकिन उनकी जो रचना में भी आंतरिक रचना देखेंगे अवयव में, तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर जो है इनकी आंतरिक रचना जो है उसमें समानता पाई जाती है। ऐसे तो देखोगे तो उनके कार्य भी अलग हैं। नॉर्मली तुम लोग अगर मनुष्य का हाथ देखो, बिल्ली का पैर देखो, चमगादड़ का पंख, देव मछली का पर तो पॉसिबल नहीं है, फोटोज़ वगैरह में देख सकते हो, मगर मनुष्य का हाथ, बिल्ली का पैर तो देख सकते हो ना। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो उनके कार्य में भी भिन्नता है दोनों, मतलब इनका हाथ का कार्य अलग है तो उसके पैर का कार्य अलग है। उनकी रचना देखोगे तो वो भी भिन्न है, उनके अवयव के अस्थियों की रचना में और अस्थियों के जोड़ों में लेकिन समानता दिखाई देती, मतलब आंतरिक रचना उनकी जो है वह समान है। इसका मतलब क्या है कि जो पूर्वज हैं उनके वो समान ही होंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके मतलब उत्क्रांति का प्रमाण के रूप में बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी के आगे बताइए तो, ठीक है, क्या दिया है। सजीवों के शरीर में, ये पेज नंबर 4 पे है, एकदम लास्ट बॉटम में, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले विविध अवयव कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो विविध अवयव क्या क्या है। जीवित जीवों के शरीर में अंग, हृदय, गुर्दा, यकृत, पैनक्रियास, मुंह, गैस्ट्रिक इत्यादि। और पौधों में, पेड़ पौधों के अंग क्या हैं, जड़, डंक, पत्तियाँ, फूल, फल, ठीक है। तो ये इनके अवयव हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया उसी में, क्या शरीर के प्रत्येक अवयव शरीर के लिए उपयोगी हैं। तो जो प्रत्येक अवयव है शरीर का, क्या वो उपयोगी है। हाँ, पौधों और जानवरों में अधिकांश अंग बहुत ही कुशल और उपयोगी हैं। हालांकि जीवित जीवों के कुछ अंग बेकार हैं और उन्हें कुछ कमज़ोर भी, कुछ अंग जो होते हैं वो कमज़ोर भी माना जाता है। कुछ बेकार मतलब कुछ हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं है, कुछ जो है कमज़ोर भी होते हैं।
तो यहाँ पर ये जो कमज़ोर या ये हैं उसको क्या कहते हैं, अवशेषांक कहते हैं। देखो सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि निरुपयोगी इंद्रियों को अथवा अंगों को अवशेषांक कहते हैं। यह अवशेषांक की परिभाषा है। परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक ऊतकों के अंगों इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता, अपितु अस्तित्व में होने वाले पुराने इंद्रियों में क्रमवार परिवर्तन होता है। सामान्यतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में शरीर का कोई एक रचना उपयुक्त होती है, परंतु भिन्न परिस्थिति में वह निरुपयोगी हानिकारक होती है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो विशिष्ट परिस्थिति में वो जो रचना उपयुक्त है, लेकिन भिन्न परिस्थिति में वो हानिकारक है। ऐसी परिस्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में इंद्रियों का नष्ट होने के मार्ग पर होती है। किसी एक निरुपयोगी अंग को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये अवशेषांक है। पहला अवशेषांक यहाँ पे ये है आंत्रपूंछ। ये जो होती है बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के लास्ट में होता आंत्रपूंछ। अपेंडिक्स, तुम लोग देखो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, सुनते हो ना, वो एक्चुअली यही है। ये जो है ना, इसमें अगर विकार उत्पन्न हो जाता है तब इसका ऑपरेशन किया जाता है, उसी को अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा जो है अवशेषांक है वो कान के स्नायु। ये देखो कान का स्नायु है ना, ये भी जो है मतलब शरीर में है लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। फिर उसके बाद दांत में अक्कल दाढ़ एकदम लास्ट में आते हैं, बाद में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। एक तो दाढ़ होता है जिससे हम भोजन चबाते हो, दाढ़ होता है, और उसके भी पीछे अक्कल दाढ़, वो बाद में आते हैं, बड़ी उम्र में आते हैं, पहले से नहीं रहते हैं। तो अक्कल दाढ़ भी जो है वो एक प्रकार का अवशेषांक, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है, शरीर में है लेकिन उपयोग नहीं है। और उसके अलावा मेरुदंड की अंतिम 4 कोशिकाएं, मेरुदंड हमारे पीठ में जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं ना मेरुदंड की, वहाँ पर जो लास्ट की 4 कशेरुकाएं हैं वह भी जो है उसका भी कोई यूज़ नहीं, इसके लिए वो अवशेषांक में सब आती हैं। तो यहाँ पर देखो ये नष्ट होने वाले अंगों के भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देते हैं। ऐसा अवयव किसी एक जो है सजीव के का कोई कार्य नहीं होता, लेकिन जो है दूसरे सजीव के लिए वही अवयव कार्य करता है। मतलब ऐसा है ना कि हम कहते हैं कि किसी एक सजीव के लिए कार्य नहीं करता, लेकिन दूसरे सजीव के लिए वो कार्य करता है। तो यहाँ पर देखो दूसरे ये अवशेषांक, यानी उस दूसरे सजीव के लिए उसको अवशेषांक नहीं माना जाएगा। तो मानव के लिए निरुपयोगी आंत्रपूंछ तृणभक्षक सेल्यूलोज का पाचन करने वाले प्राणियों के लिए एक उपयोग कार्यक्षम अवयव होता। मानव का जो आंत्रपूंछ है, आंत्रपूंछ यानी क्या हुआ, एक तरह से पूंछ ही हुआ ना, लेकिन वो शरीर के अंदर है। लेकिन वही पूंछ जो है प्राणियों में यानी जानवरों में जो पूंछ होता है, तो जो जानवरों के जो पूंछ होते हैं ना उसमें सेल्यूलोज होता है, और वो सेल्यूलोज जो होता है वो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है। इसके लिए जो जानवरों का पूंछ है वो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। मनुष्य का जो आंत्रपूंछ है वो अव्यय है, अवशेषांक है, उसका कोई यूज़ नहीं, निरुपयोगी है। लेकिन प्राणियों में जो पूंछ है वो पूंछ जो है उसके सेल्यूलोज होने के कारण वो पाचन प्रक्रिया में सहायक होते हैं, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो कच्चा भोजन खाते हैं ना, पका के नहीं खाते हैं, तो उनके भोजन को पाचन होने के लिए समय लगता है। तो जो आंत्रपूंछ जो उनके पूंछ में सेल्यूलोज होता है ना वही पाचन क्रिया में सहायक होता है। इसके लिए जानवरों का वो पूंछ अवशेषांक नहीं है, लेकिन मनुष्य का आंत्रपूंछ अवशेषांक है। इसी प्रकार मनुष्य के लिए अनुपयोगी कान जो होता है, कान का स्नायु, हमारा जो कान का स्नायु है हमारे लिए वो अवशेषांक है, लेकिन वही बंदर में कान हिलाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बंदर में जो है को कान हिलाते हैं, उससे उनको जो है वो सहायक होते हैं। तो यानी बंदरों के लिए वो अवशेषांक नहीं है, मगर मनुष्य के लिए है। ऐसे मेरुदंड की अंतिम 4 कशेरुकाएं, अक्कल दाढ़, शरीर पे बाल, ये मनुष्य के शरीर में दिखाई देती है, जो कि अवशेषांक है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये कुछ अवशेषांक यहाँ पर जो है जानवरों का दिया हुआ है। वैज्ञानिक का परिचय, वैसे वैज्ञानिक का परिचय जो है वो कट है। यहाँ पर देखा कार्बन आयुध निर्माण पद्धति, प्राकृतिक, यहाँ पे कार्बन ये जो है किरण उत्सर्जित क्षय पर आधारित है। यह विलाई लिबी इनके द्वारा 1954 में विकसित की गई, इसलिए 1960 में रसायन शास्त्र का इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ दिया गया। इस पद्धति से निकाले गए विविध पदार्थों के आयुर्वाद रेडियो कार्बन नामक पत्रिका में प्रसिद्ध किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है संयोजी कड़ी। अब यहाँ पे देखो संयोजी कड़ी में कुछ तुम लोग जो है जानवरों का तस्वीर देख रहे हो। ये जो है ये क्या क्या है, एक बिल पैलीपेटस है, लंग फिश है, पेरीपेटस है। ठीक है,
ये 3 प्रकार के जानवर है। ये क्या है? कुछ वनस्पति और कुछ प्राणियों के शरीर के लक्षण, मतलब इनमें कैसे है, कुछ वनस्पति और कुछ प्राणियों के शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होने के कारण इनकी सहायता से इनका दूसरे 2 भिन्न समूह के संबंध में जोड़ा गया, इसलिए इन्हें संयोजी कड़ी कहते हैं। मतलब कुछ प्राणी और कुछ वनस्पति जो होते हैं, इनके जो शारीरिक लक्षण जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे 2 भिन्न समूह के संबंध में जोड़ा जा सकता है, इसलिए उन्हें क्या बोला है? संयोजी कड़ी। जैसे उदाहरण में दिया है पेरिपेटस। इस प्राणी में क्या है? सखंड कृमि प्राणी जैसा खंडीभूत अंग, पतले अपवर्धन, पार्श्वस्वाद अवयव दिखाई देता है। उसी प्रकार से प्राणियों में संधिपात प्राणी की तरफ से यहाँ पर क्या बोला है? श्वसन नलिका और कुल रक्त परिसंचरण संस्थान पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो है पेरिपेटस, एनालिडा, संधिपात प्राणी, इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली संयोजी कड़ी है। उसी प्रकार एक बिल पेरिपेटस यह प्राणी जो है सरीसृप प्राणियों के तरह अंडे देता है, परंतु दुग्ध ग्रंथि और शरीर पे बाल होने के कारण स्तनधारी प्राणियों के संबंध में को दर्शाता है, इसलिए ये भी संयोजी कड़ी है। फिर जो तीसरी लंगफिश है। लंगफिश क्या है? ये मछली होने के कारण फेफड़े द्वारा श्वसन की क्रिया करती है, और इसके उदाहरण के स्तनधारी प्राणी होने के कारण सरीसृप प्राणी, उभयचर प्राणी, मत्स्य वर्ग में जो उत्क्रांति हुए इसका निर्देश करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की संयोजी कड़ी है। तो ये सब संयोजी कड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। अब यहाँ मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सभी के जो पूर्वज हैं, मतलब ऐसा जितने भी सजीव हैं उनके पूर्वज एक समान हैं, उसके बारे में अध्ययन हो रहा है। तो अलग अलग प्रकार के हम लोग जो उदाहरण देख रहे हैं, शारीरिक उदाहरण, बाह्य उदाहरण, संयोजी कड़ी। तब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टॉपिक भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। भ्रूण विज्ञान क्या है? सभी पृष्ठवंशी प्राणियों के भ्रूणों के प्रारंभिक विकास में अत्यधिक समानताएं दिखाई देती हैं। ये समानताएं क्रमशः आने वाली विकास की अगली समानता यह दर्शाती है। सभी पृष्ठवंशी प्राणियों के पूर्वज भी एक ही रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। देखो यहाँ पर ये आकृति में इसमें क्या दिया है, ये जो है आकृति देखिए, देखो तुम लोग की किताब में पेज नंबर 7 पे दिया है ये आकृति। इसमें देखो यहाँ पर ये पहला किसके बारे में? मछली का है। उसके 3 स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये भ्रूण विज्ञान का अध्ययन मतलब क्या? भ्रूण में, मतलब ये जो है भ्रूण में बच्चा जब अंडा में है, अंडाशय में है, तब वो उसका कौन कौन सा स्टेज, कैसे कैसे वो बढ़ रहा है, उसके बारे में अध्ययन है। तो यहाँ पर जब प्रथम फर्स्ट स्टेज में ये मछली का, ये सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज। फिर यहाँ पे सैलेमेंडर है, उसका पहला स्टेज, सेकेंड, दूसरा स्टेज, तीसरा। फिर ये कछुआ है, कछुआ का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। फिर ये मुर्गी है, मुर्गी का पहला, दूसरा, तीसरा चरण। सूअर है, गाय है, खरगोश है और मनुष्य है। तो देख रहे हो सबका पहला चरण, दूसरा चरण लगभग एक जैसे है। फिर उसके बाद तीसरे चरण में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस नज़र आता है। यानी कि क्या हुआ कि भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से भी इनमें समानता दिखाई दे रही है। तो ऐसा माना जाता है कि जो पृष्ठवंशीय प्राणी हैं उनके पूर्वज एक ही समान थे। विविध अवस्थाओं के भ्रूण का अध्ययन करने पे पता चला। अब हम लोग जो है यहाँ पर अगला टॉपिक जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।